हेलो एवरीवन। हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, एज अ न्यू बिगिनर जब भी आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करें तो प्लीज़ सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 12 ज़रूर पढ़ें। क्या है, हिस्ट्री जो है एक सीक्वेंस है स्टोरीज का। अगर आप हिस्ट्री बीच से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप सोचो कि मैं कोई टॉपिक उठाता हूँ और पहले मैं उससे पढ़ लेता हूँ, बाकी रेस्ट पार्ट पे जाता हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हिस्ट्री। आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा और ये एक सीक्वेंस किसका है? कहानियों का सीक्वेंस है। तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपका बहुत अच्छा बेस बनाती है। और ये जो एसएससी के या क्लरिकल के या अदर सिलेक्शन बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर जो हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली इन्हीं बुक से आते हैं। हायर एग्जाम के लिए आपको हायर बुक्स रेफरेंस करनी पड़ेंगे, बट सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ने में है कि आप अपना बेस ज़रूर क्लियर करें। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में जो पार्ट आता है, पहले हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं। मैं आपको तीनों पार्ट्स के बारे में बताऊंगी कि तीनों पार्ट्स में कौन कौन सा पोर्शन आता है, कौन सी चीज़ हिस्ट्री की आप एंशियंट में कवर करोगे, कौन सी मिडिवल में और कौन सी मॉडर्न में। तो एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम पार्ट की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जोग्राफिकली एरिया कितना था, कितने एरिया पे कहाँ था। अभी हम इंडिया का मैप देख रहे हैं, ये नहीं, एंशियंट इंडिया कितना था। फिर आ जाती है हमारी स्टोन एज, सिंधु घाटी की सभ्यताएं, लोह युगीन सभ्यताएं जो थी, और जो उस टाइम राजवंश हुए थे। उस टाइम के जो राजवंश थे जो एंशियंट हिस्ट्री में आएंगे वो आएंगे आपके मौर्य राजवंश, शुंग, कन्नव, सातवाहन, हिंद यवन, जो हिंद यवन ने आक्रमण किया था हमारी कंट्री के ऊपर, और हिंद यवन जो राजा यहीं पर ही बस गए थे, शक पल्लव, कुषाण राजवंश, गुप्त राज्यों का उदय, पांड्य, चोल जो साउथ पार्ट में है, ये सब जो है आपके एंशियंट हिस्ट्री में कवर होते हैं। और साथ साथ जो सूफी आंदोलन और धार्मिक आंदोलन थे उस टाइम प्रेजेंट। देखो, धार्मिक आंदोलन हर फेस के अलग अलग है, एंशियंट के अलग है। अभी भी सबके इंडिया में मेन 8 धर्म है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में जो है उन मेन 8 धर्म के जो है फॉलोअर्स रहते हैं। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। तो अलग अलग फेस में उस टाइम क्या कौन सा धर्म ज़्यादा पॉपुलर था और कौन सा नहीं था, ये भी हम पढ़ेंगे। बात करते हैं हम मिडिवल हिस्ट्री की। तो मध्यकालीन भारत जो है वो कंसीडर करते हैं हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हुए 750 से लेकर 1761 तक। ठीक है, 750 में मतलब 7th सेंचुरी या 8th सेंचुरी के आसपास क्या अलग अलग घटनाएं हुई थी टिल 17th सेंचुरी तक। मिडल ईस्ट इंडिया जब भी आप पढ़ो तो सबसे पहले वहां पर कौन सा पार्ट आप कवर करोगे? सबसे पहले तो आप देखोगे कि नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट में प्रेजेंटली कौन सी सिचुएशन थी, किस किस टाइप के राजवंश थे और हो क्या रहा था प्रॉपर। बाद में राजपूत, राजपूत भी आपके मिडिल ईस्ट हिस्ट्री में कवर होते हैं। तुर्क, तुर्कों का आक्रमण जो हुआ था, फिर हुआ था उसके बाद गुलाम डायनेस्टी जिसने एक पर्टिकुलर ईयर तक इंडिया पे रूल किया था। दिल्ली सल्तनत जब बनी थी वो आएंगे, तुगलक वंश, मंगोल वंश, ये सब। और साउथ के पार्ट में क्या आएगा? विजयनगर, बहमनी, चोल, चालुक्य और इन राज्यों का पतन, ये सब आएंगे आपके साउथ के पार्ट में। और चित्रकारी कैसी थी, धार्मिक धारणाएं कैसी थी, ये सब भी आपके मिडिल हिस्ट्री के स्टार्टिंग फेस में कवर होंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा मुगल काल। मुगल काल कब स्टार्ट हुआ और कौन से मुगल रूलर थे, और उसके बाद क्या आएगा, उनके जमींदारी प्रथा, जमींदारों का वर्ग कैसा था, ये सब चीज़ें, मुगल टेक्निक्स कौन सी थी, ये भी आपके मिडिल ईस्ट पार्ट में आएगा। और ब्रिटिशर्स और अदर यूरोपियंस जब इंडिया में आए उस टाइम हमारे देश की सिचुएशन क्यों थी, क्या ऐसी चीज़ थी जो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं हमारी कंट्री की तरफ बिजनेस करने के लिए अट्रैक्ट हुई, या वर्ल्ड की भी ऐसी कौन सी सिचुएशंस राइज हो रही थी जो ये सब जो है हमारे देश की तरफ आए। ये सब चीज़ें हैं। एंड ऑफ मिडिल हिस्ट्री जो है आपका थोड़ा सा ब्रीफ आता है इसमें सिर्फ।
कि यूरोपियन शक्तियाँ जो थी उस टाइम, डच आए, ठीक है, पुर्तगीज़ आए, ब्रिटिशर्स आए, इन सब के बारे में। और इन ब्रिटिशर्स ने क्या-क्या उन्होंने सब कुछ चेंजेस किए। आपका आ गया मिडिवल पार्ट में। नेक्स्ट आएगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी ब्रिटिशर्स की इंडियन पार्ट में छोटे-छोटे, इंडिया ने यूनाइट होके ब्रिटेन के साथ कभी लड़ाई नहीं की है। 17th सेंचुरी के राउंड अबाउट। तो छोटी-छोटी जो स्टेट थी, उनको कैसे अपने में मिलाया, कैसे ब्रिटिशर्स ने बिज़नेस स्टार्ट किया और कैसे लोगों के भी थॉट्स में आया कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएँ। तो कांग्रेस या और छोटी-छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बनी हैं, कैसे ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाला गया और इंडिया आफ्टर फ्रीडम, ये सब कवर होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में, ठीक है? और हिस्ट्री जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, ये मत आप करना कि मैं मिडिवल पढ़ लेता हूँ, ये मेरे इंटरेस्ट का है, मुगल्स में मुझे इंटरेस्ट है तो ये मुझे जल्दी समझ आएगा। जब तक आपको अपने बेस का पता नहीं होगा, आपको अपनी हिस्ट्री का पता नहीं होगा, आप नेक्स्ट एक्शन नहीं ले सकते। इन टर्म ऑफ साइंस भी ये चीज़ अप्लाई होती है। लास्ट के अगर आपको 50 फेल्ड एक्सपेरिमेंट का पता नहीं होगा, मतलब आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो 50 दोबारा रिपीट करोगे, दोबारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, फिर जाके आप अपना सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। तो वही जो है हिस्ट्री के टर्म में भी होती हैं। मुगल्स आपने अगर पढ़ना है तो उससे पहले हमारी कंट्री की सिचुएशन कैसी थी, वो हमें पता होनी चाहिए। या फ्रीडम फाइट क्यों हुई? क्यों हम सोचते थे कि हम गुलाम हैं? दिमाग में ये क्यों आया कि ठीक है, मुगल्स भी तो हमारी कंट्री में रहते थे और भी रूलर थे, तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा पीपल्स को। ब्रिटिशर्स के टाइम में ही क्यों फ़र्क पड़ा कि नहीं, अब हमें जो है इन लोगों को अपनी कंट्री से बाहर निकालना चाहिए, ये हमारी कंट्री के मेंबर नहीं है। शक जो थे वो भी आक्रमण करके हमारे देश में आए थे, बट वो हमारी कंट्री का पार्ट बन गए। ब्रिटिशर्स क्यों नहीं बन सके? तो इन सब बातों का आंसर जो है वो हमें हिस्ट्री देती है। और प्लीज़ इसे सीक्वेंस वाइज़ ही पढ़ें तो आपके लिए बेटर होगा। आज के लेक्चर में ये इंट्रोडक्शन थी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शन नहीं डायरेक्ट आपको स्टार्ट करूँगी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर और एंशिएंट हिस्ट्री में आपको सीक्वेंस वाइज़ पढ़ाऊँगी, ठीक है? सीक्वेंस वाइज़ ठीक रहता है पढ़ना, पिछला पता होगा तभी आगे के में आप में इंटरेस्ट आएगा। तो पहला है हमारा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं आज अपनी स्टोन एज, ठीक है? पत्थरों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि एज डिफाइन हुई है। पहले थी स्टोन एज कि काफ़ी लाखों साल तक, कब तक? 5 लाख साल पहले से लेकर 10,000 बीसी तक, ये आता है हमारा स्टोन एज का टाइम पीरियड। कि ये पीरियड कौन सा था हमारा? यहाँ था पाषाण युग। पाषाण युग क्यों नाम दिया गया है, कोई और नाम क्यों नहीं दिया है? देखो, हिस्ट्री की जो रिटन टैक्टिक्स है कि लिखते कैसे हैं हिस्ट्री को, उसको भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हिस्ट्री लिखने की जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली, कि आप कौन सी चीज़ें यूज़ करते हो, वो भी 3 है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में कौन सा पार्ट कवर होता है? जो भी आपका स्टोन एज का पार्ट है। आप सिर्फ इतना नहीं सोच सकते कि हाँ, पत्थर लेता था इंसान अपनी लिविंग के लिए और वो आ गया आपका स्टोन एज। 5 लाख से लेकर 1000 साल तक का ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आग जलाना कब सीखा गया? खाना पकाना कैसे आया? कैसे पता चला कि इन फसलों से जो है, इन फसलों को हम यूज़ कर सकते हैं, आटा गूँथ सकते हैं, चपाती बना सकते हैं, आटे को घोल के क्यों नहीं पिया गया? ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबी कहानी है। तो इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं कि हिस्ट्री लिखने के भी 3 फ़ेज़ हैं। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। वैसे ही हिस्ट्री की जो टर्मिनोलॉजी है, लिखा जाता है उसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में लिखा जाता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री में क्या-क्या कवर होता है या प्री हिस्ट्री के अंदर क्या आता है। प्री हिस्ट्री, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, आपकी जो स्टोन एज है वो कवर होती है प्री हिस्ट्री के अंदर। प्री हिस्ट्री वो पोर्शन कवर करता है कि जिसके बारे में हमें कोई भी स्क्रिप्ट एंड रिटन एविडेंस नहीं मिला है, कि कोई स्क्रिप्ट भी ऐसी नहीं मिली हैं, कोई आकृतियां भी ऐसी नहीं मिली हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकें कि उस टाइम के लोग क्या कहना चाहते थे, बात कैसे करते थे, कम्युनिकेट कैसे करते थे, थॉट प्रोसेस कैसा होता था, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट, आद्य इतिहास जिसे हम कहेंगे हिंदी में। उस पार्ट में क्या कवर होता है आपका? उसमें कि आपकी लेखन कला थी, बट वो पढ़ी नहीं जा सकी।
वर्बली दूसरों को बोल के याद करवाते थे, बट उसके एविडेंस नहीं है। तो इन दोनों का एग्जाम्पल क्या आया, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक पीरियड। सिंधु घाटी की सभ्यता एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कभी भी आप कोई भी हिस्ट्री का पेपर देने जाओ तो स्टोन एज और सिंधु घाटी की सभ्यता से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में अभी तक कई लोगों ने दावा तो किया है कि जो उन्होंने लिखाई है या जो उनके वर्ड्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, बट अभी तक ये फ्रूटफुल नहीं हुआ है। कोई भी सिंधु घाटी की लिपि को नहीं पढ़ पाया कि उस टाइम के लोग कैसे लिखते थे। जैसे हम ABCD या अ आ ई यूज करते हैं, तो उनके अल्फाबेट कौन से थे और किस अल्फाबेट का क्या मीनिंग है, इसमें अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है। और सेकंड है वैदिक काल। वैदिक काल में आपने देखा होगा एक गुरु मंत्रोच्चारण करता था गा गा के, उसके स्टूडेंट्स हैं वो भी गा गा के सीखते थे, क्योंकि लिखना उस टाइम नहीं आता था। तो बहुत टाइम तक हमारे वेद जो हैं लोगों को जुबानी याद रहे हैं, लिखे नहीं गए हैं। लिखना जो है उनका 6th या 8th सेंचुरी में जाके वो स्टार्ट हुए हैं लिखना, बिटवीन टू 6 to 8 उनकी लिखाई शुरू हुई है। और तो हमारा प्रोटो हिस्ट्री में कौन सा पार्ट आया, वैदिक, सिंधु, और जितना भी ये धातु युग था, कांसा, तांबा, लोहा, ये कवर होता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में कौन सा पार्ट आया, 6th सेंचुरी के बाद का जो भी अभी रिटर्न पार्ट लिखा गया है हिस्ट्री का, वो आता है आपका हिस्ट्री में ही। तो कितने पार्ट हुए, प्री हिस्ट्री, इट कवर स्टोन एज पार्ट। प्रोटो हिस्ट्री, ये क्या कवर करता है, प्रोटो हिस्ट्री आपका वैदिक युग, सिंधु घाटी सभ्यताएं और धातु युग। लास्ट में आता है आपका हिस्ट्री का पार्ट। तो 0.001 ही सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट है जो कि अभी तक इसके एविडेंस मिले हैं और वो लिखा गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें स्टोन एज हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोन एज मतलब पत्थर का युग, कि पत्थर से जो है, पत्थर का युग क्यों नाम दिया गया है, इसे कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पत्थरों के शेप के अकॉर्डिंग इंसान का जो है रहने का तरीका भी अलग अलग होता रहा। जब पत्थरों का आकार बहुत बड़ा था उस टाइम इंसान 1% भी सिविलाइज नहीं था, कि हाथ में जानवर दिख रहा है सामने, हाथ में पत्थर आया, उठाया, मार दिया। और जैसे जैसे पत्थरों की शेप चेंज होती गई, उनसे एक अंदाजा लगाया गया कि हाँ ये शेप चेंज हुई है, तो इस यूज के लिए सोचा होगा इंसान ने पत्थर को यूज करना, तो उसने उसे शेप दी है और यूज किया है। इसलिए इस बेसिस पे, पत्थरों की शेप के बेसिस में और उनके यूज करने के तरीके में भी, इंसान और मनुष्य को भी 3 फेज में, स्टोन एज के 3 फेज में डिवाइड किया गया है। ओल्ड स्टोन एज जिसको पैलोलिथिक एज कहते हैं, लेट स्टोन एज मेसोलिथिक एज, और न्यू स्टोन एज न्यूलिथिक एज। आप आज इन तीनों स्टोन एज के बारे में ही यहाँ पर पढ़ोगे। ओल्ड स्टोन एज का टाइम पीरियड क्या आता है, 5 लाख से लेकर 10,000 के बीच का। मेसोलिथिक एज मतलब लेट स्टोन एज या मिड पार्ट ऑफ स्टोन एज 10,000 से लेकर 6,000 तक का ईरा आता है। और लास्ट में न्यू स्टोन एज मतलब न्यूलिथिक ईरा आता है आपका 6,000 से लेकर 1,000 तक। ये टाइम पीरियड भी याद रखना है। ओल्ड स्टोन एज आई 5 लाख टू 10, और मेसोलिथिक एज आई आपकी या लेट स्टोन एज आई 10,000 टू 6,000 तक, और न्यूलिथिक या न्यू स्टोन एज 6,000 से लेकर 1,000 BCE तक, ये आई तीनों। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी पैलोलिथिक एज पे। पूरा पाषाण काल मतलब इनिशियल स्टेट, सबसे पुराना पाषाण काल। याद, ये इनसे क्वेश्चन आएगा तो आप प्लीज याद रखना इन नामों को भी। पैलेयोलिथिक मतलब सबसे पुराना काल। इसमें क्या था, इस इरा में हंटिंग और फूड गैदरिंग होती थी, कि भूख लगी है, सामने जानवर दिख रहा है या कोई फ्रूट दिख रहा है कि हम इसे खा सकते हैं, उसे तोड़ा, खा लिया। ठीक है, या कोई जानवर दिख रहा है उसे मारा और कच्चा ही खा लिया, क्योंकि आग जलाने का पता नहीं था, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में। पैलेयोलिथिक की जो सबसे लास्ट स्टेजेस थी, इसके भी फर्दर 3 स्टेजेस हैं। सबसे लास्ट स्टेजेस में आग जलाने का पता चला कि आग को जलाते कैसे हैं। तो स्टार्टिंग में आग का नहीं पता था, शिकार किया और खा लिया, और धीरे धीरे फूड को कलेक्ट करना भी स्टार्ट किया। तो ये जो एज थी, ये थी हंटर और फूड गैदरर एज, कि यहाँ पर सिर्फ आप
हंट करते थे चीज़ों को, एनिमल्स को, फूड को कलेक्ट करते थे नेक्स्ट टाइम खाने के लिए। ठीक है, तो पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में क्या क्या कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताती हूँ। पैलियोलिथिक जो है सबसे अर्लीस्ट पीरियड है स्टोन एज का। स्टोन एज का सबसे प्रारंभिक पीरियड कौन सा है? पैलियोलिथिक। सीक्वेंस आता है आपको कई बार बताने के लिए कि आपको सीक्वेंस में बताना है कौन सी एज पहले आती है। सबसे पहले कौन सी आई? पैलियोलिथिक एज। और ये जो पार्ट है आइस एज का भी है। ज्योग्राफिकली आपने को अगर थोड़ा सा भी आपने कभी सुना होगा, आइस एज का भी नाम होता है कि आइस एज भी कोई चीज है कि जहां पर जब पूरी दुनिया में बर्फ की ही चादर थी। तो जो वो वाला फेज था वो था हमारा हंटर एंड फूड गैदरिंग का, एक ह्यूमन लाइफ में वो फेज। ठीक है, और पैलियोलिथिक के इंडिया में एविडेंस कहाँ मिलते हैं? गंगा और सिंधु का जो कि काफी दलदल वाला एरिया था, उस पार्ट को छोड़ के मोस्टली सभी पार्ट में पैलियोलिथिक एज के एविडेंस मिले हैं। नॉर्थ मिड पार्ट में भी और साउथ पार्ट में भी पैलियोलिथिक एज के हमें जो है अभी तक के एविडेंस मिलते हैं। पैलियोलिथिक पीपल्स की जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्हें एग्रीकल्चर का पता नहीं था। अगर एग्रीकल्चर पता होता तो फूड गैदर क्यों करते हैं वो, या हंटिंग क्यों करते हैं? नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। घर बनाने का पता नहीं था, वो गुफाओं में ही रह लेते थे। पॉटरी, बर्तन बनाने भी नहीं आते थे। जब खाना पकाना नहीं है तो बर्तनों का क्या करना है? हंटिंग गैदरिंग है ना, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। और एनी मेटल, किसी भी धातु का उन्हें पता नहीं था। ठीक है, जो लास्ट स्टेज थी, लेटर स्टेजेस थी पैलियोलिथिक की भी। पैलियोलिथिक की भी 3 स्टेजेस है, मैं अभी बताती हूँ आपको। लास्ट स्टेज में उन्हें आग जलाने का पता चला था कि आग को कैसे जलाते हैं। और उनके जो स्टोन टूल्स होते थे, अब स्पेशली हम बात करेंगे स्टोन टूल्स की, वो रफ टूल्स होते थे। कैसे? अभी आपको लग रहा है आपने जमीन खोदनी है, तो खोदने के लिए आगे से थोड़ा तीखा और पीछे से थोड़ा चौड़ा पत्थर चाहिए। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख लीजिए, इस टाइप के। ये सपोज कि आपने ये जमीन खोदनी है इससे, तो आप ये उठाएंगे, ऐसे शेप के पत्थर आपको ग्राउंड में मिल जाएंगे। आप उठाएंगे, खोदेंगे और उसे यूज कर लेंगे। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसी वैसी चीजों को उठाना है और यूज कर लेना। और आपको लगता है कि फ्यूचर में ये शेप का स्टोन आपके काम आ सकता है, उसे अपने पास संभाल के रख दिया। अगर उस टाइम पीरियड पे आपको सोच आ रही है कि नहीं ये काम आएगा, तो इस टाइप के पत्थर होते थे रफ स्टोन यूज, नॉट इन अ प्रॉपर शेप। जैसे ज़रूरत पड़ रही है उस टाइप के शेप के पत्थर उठा लिए या उन्हें हल्की सी थोड़ी शेप देती। और वो जो पत्थर यूज करते थे वो हार्ड रॉक यूज करते थे और उसे कहते थे कोटाइज। और इसीलिए जो पैलियोलिथिक ईरा के पर्सन हैं उन्हें कोटाइज मैन भी कहते हैं इंडिया में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे अलग अलग फेज आए थे। जैसे स्टोन एज कहाँ पहले स्टार्ट हुई, नॉर्थ पार्ट में, साउथ पार्ट में, मिड पार्ट में, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पैलियोलिथिक एज जो है फर्दर हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, वही कि प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और लेट और अपर पैलियोलिथिक ईरा की लास्ट का। और लास्ट फेज में पैलियोलिथिक ईरा में क्या क्या था, इन चीज़ों में ये डिवाइड है। तो ये डिवाइडेशन क्या है? एरिया के बेस के ऊपर और स्टोन टूल के साइज के ऊपर। ठीक, पहला था यूज ऑफ हैंड एक्सेस। ये आपको न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट है यहाँ पर प्रेजेंट। ओल्ड स्टोन टूल्स की मेरे पास अभी इतनी क्लियर कोई आप इस पिक को आप कंसिडर कर सकते हो ओल्ड स्टोन टूल के लिए। पहले था अर्ली एंड लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। अर्ली एंड लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था? यूज ऑफ हैंड एक्सिस, हाथ की एक्स का वो यूज करते थे। चॉपर्स, क्लेवर, बड़ा छुरा, छुरा टाइप की चीजें, पत्थर की बट, डिगिंग करने के लिए टूल्स और चॉपिंग करने के लिए। जो इस टाइप की पैलियोलिथिक लोअर पैलियोलिथिक ईरा कहाँ मिला है? ये नॉर्थ और मिड पार्ट में। सबसे पहले हम ऊपर से अगर हम स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ का एरिया हम कंसीडर करेंगे। ये पाकिस्तान की सोहन रिवर वैली, सोहन नदी है पाकिस्तान में, वहां पे इस जगह के एविडेंस मिले हैं। पाकिस्तान के बाद आ जाएंगे आप कश्मीर में। कश्मीर के साथ ही हरियाणा में, सॉरी राजस्थान में, डिडवाना में, डेजर्ट एरिया था, डेजर्ट एरिया का डिडवाना में। राजस्थान के बाद आप मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, पहले आया कश्मीर, पाकिस्तान, फिर कश्मीर,
फिर राजस्थान, फिर आता है हमारा गुजरात की हिरन वैली, ठीक है, और मध्य प्रदेश के रॉक शेल्टर्स भीमबेटका और बेलन वैली मिर्जापुर। मिड पार्ट ऑफ इंडिया में क्या आया, मध्य प्रदेश और यूपी, भीमबेटका की गुफाएं और बेलन वैली मिर्जापुर की। बाकी आया हमारा सोहन रिवर वैली पाकिस्तान, कश्मीर, और राजस्थान में डिडवाना और हिरन वैली इन गुजरात, ठीक है। ये एरिया आते हैं हमारे अर्ली या लोअर पैलोलिथिक में। नेक्स्ट आता है हमारा मिडल पैलोलिथिक पार्ट, कि मिड में कौन सा आता है, फ्लेक्स निकालना, स्टोन के फ्लेक्स निकाल के उसको शेप देनी है और स्टोन टूल यूज करने हैं। और इसमें आता था पॉइंटेड टूल्स होते थे, जो केल टाइप के टूल्स होते थे, वो उनको हम मिडल पैलोलिथिक टाइम में कंसीडर करेंगे। और मिडल पैलोलिथिक टूल्स कहाँ कहाँ से मिले हैं अभी तक इंडिया में, सोन पाकिस्तान में, नर्मदा जो मिड पार्ट ऑफ इंडिया में नर्मदा रिवर है उसकी वैल्यू में, तुंगभद्रा रिवर की उसकी वैल्यू में भी, पोटवार प्लेट्यू कहाँ है, इंडस और झेलम रिवर जो है हमारी पाकिस्तान वाला पार्ट पड़ता है वहां पर है, ठीक है। और यहाँ पर भी कौन सी केव्स में मिला है, सेंघाओ केव्स, ये भी पाकिस्तान में। तो मिडल पैलियोलिथिक का एरिया कौन सा आएगा, मिड पार्ट ऑफ इंडिया में आ गया नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर की वैलीज, और पोटवाल प्लेटू और इंडस झेलम के बीच का जो प्लेट्यू है वो, और शंघाओ केव जो आ गई वो पाकिस्तान में, वो आपका पार्ट आ जाएगा मिडल पैलियोलिथिक एरा। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट वाला पार्ट पैलियोलिथिक एरा का। इसमें क्या हुआ था, पैरेलल साइड के ब्लेड जैसे हथियार पत्थरों के बनना स्टार्ट हो गए थे खोदने के लिए। और एक और चीज, बोन टूल्स जो है वो भी अब यूज होना शुरू हो गए थे। ये बोन ज्वेलरी है, इस इमेज में आप देखो, ये भी बोन ज्वेलरी है। बोन टूल्स की हम बात करें तो आप ये एक्स ले लो फॉर एग्जांपल, और अगर हैंडल हम यहाँ पर बोन का लगा लें, या इस टाइप की एक्सिस हैं यहाँ पर, जो स्पेशली इस टाइप की एक्सिस हैं यहाँ पर, अगर हम बोन्स का यूज करें तो इस टाइम पीरियड में जो है, लेट पैलियोलिथिक पीरियड में जो है, वो बोन्स का यूज होना भी स्टार्ट हो गया था। और बोन टूल्स कहाँ मिल रहे हैं, केव साइड ऑफ कुरनूल एंड मुचट्टा चिंतामणि गवी इन आंध्र प्रदेश। साउथ में, साउथ पार्ट ऑफ कंट्री, हमारी कंट्री का जो साउथ पार्ट है वहां पर आंध्र प्रदेश के कौन से एरिया में, कुरनूल में और मुचट्टा चिंतामणि गवी में बोन टूल्स मिले हैं। अब बाकी लेट या अपर पैलियोलिथिक टूल कहाँ कहाँ से मिले हैं हमें, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश से और साउथ यूपी से, ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अभी पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल की भी 3 स्टेजेस थी, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड लेट पैलियोलिथिक। एंड फायर, आग जलाना जो है पूरा पाषाण की लास्ट स्टेजेस में जाके इंसान को पता चला था, और इंसान को क्या कहते थे उस टाइम, क्वार्टाइस मैन भी। और ये ईरा कहाँ आता है, ये ईरा आता है आइस एज के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर अपनी बात करेंगे, हम बात करते हैं अब मेसोलिथिक एज की, हंटर एंड हर्डर। अब हंटिंग एंड गैदरिंग नहीं है कि आप हंट कर रहे हो और फूड को गैदर कर रहे हो, अब आप हंटर हो और आप एक चरवाहा भी हो। जैसे जैसे मौसम क्लाइमेट का जब चेंज हुआ, आइस एज से जब हम नेक्स्ट एज की तरफ बढ़े, ग्राउंड्स खाली हो गए, बर्फ की चादरें जब हटने लगी, 10,000 से लेकर 6,000 बीसी का टाइम पीरियड है ये। जब 10,000 से लेकर, मतलब मेसोलिथिक एज का टाइम जो है 10,000 से लेकर 6,000 तक है, जब बर्फ की चादरें पिघलने लगी और घास के मैदान निकलने लगे, तो नेचुरल तरीके से कई जो है पौधे उगने लगे, जो घास वाले पौधे हैं, धान हो गया, गेहूं हो गया, ये भी नेचुरल तरीके से उगने लगे थे, ठीक है। तो उस टाइम जो है घास खाने वाले जो जानवर हैं वो भी आए काफी मात्रा में, और कई फ्रेंडली एनिमल हैं अभी, कुत्ता है, गाय है, बैल है, सुअर है, ये इंसानों से नहीं डरते हैं और ये इंसानों के ऊपर अटैक भी नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत डरते हैं, और ये इंसानों के साथ फ्रेंडली है। तो उस टाइम भी जैसे जैसे घास बढ़ी
और घास खाने वाले जानवर उन मैदानों की तरफ आए और उनका इंसानों के साथ जो है कांटेक्ट हुआ। तो लास्ट स्टेजेस में मेसोलिथिक एज के इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना या उनसे एक नज़दीकी बनाना सीख लिया था। ठीक है, और अब वो एक चरवाहा भी बन गया था कि पशुओं को पालना है उनसे फूड के लिए। फूड मतलब मिल्क नहीं, यहाँ पर मिल्क के लिए पशुओं का यूज तो बहुत बाद में हुआ था। पहले फूड कौन सा था? मांस। ठीक है, तो मेसोलिथिक एज की क्या विशेषताएं है पत्थरों के प्रकार में कि जो स्टोन टूल यूज होते थे मेसोलिथिक एज में वो बहुत छोटे साइज के यूज होते थे। उन्हें क्या कहते हैं? अब मेसोलिथिक एज को कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ स्टोन कल्चर। और ये कौन से ईरा में पड़ता है? ये है होलोसिन ईरा। ठीक है, होलोसिन ईरा हुआ था हमारा 10,000 ईयर एगो। और जो स्टोन टूल मिले हैं अभी तक मेसोलिथिक ईरा के उन्हें कहते हैं मैक्रोलिथ। मैक्रोलिथ मतलब मिनिएचर स्टोन टूल्स यूजुअली मेड ऑफ क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका, चालकेडनी और चर्ट। क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका और चालकेडनी से जो छोटे छोटे स्टोन टूल्स मिलते थे उन्हें कहते थे माइक्रोलिथ। और इनकी जो शेप है, ये जो नीचे शेप्स दी हुई है इस टाइप के शेप्स होते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये स्टोन टूल हमें मिले कौन कौन सी जगहों से हैं। अच्छा, एक और बात कि पॉटरी जो थी वो मेसोलिथिक एरा में नहीं थी, बट जो लंघनाज है गुजरात का और कैमूर है मिर्जापुर का, वहां से पॉटरी के कुछ एविडेंस अभी मिले हैं। ठीक है, और लंघनाज इन गुजरात एंड कैमूर रीजन इन मिर्जापुर यूपी मेसोलिथिक एज का पार्ट है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो मेसोलिथिक एज में एंड स्टेजेस में प्लांट कल्टीवेशन की भी बिगनिंग हो गई थी, स्टार्टिंग हो गई थी कि प्लांट्स को लगाना कैसे है। 8,000 अराउंड जो है 8,000 साल पहले मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है वहां पर खेती बाड़ी के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, और एक और चीज कि जो मेसोलिथिक ईरा है वहां पर इनिशियल रॉक आर्ट पेंटिंग भी मिली है। इस टाइप की केव पेंटिंग के सैंपल हैं ये कि कैसे ये केव पेंटिंग होती थी। ठीक है, और इन पेंटिंग में सभी एनिमल्स के फोटोज मिली हैं एक्सेप्ट स्नेक, सांप की नहीं है। ठीक है, ये पेंटिंग्स कहाँ से मिली है? सोहाजी घाट, कैमूर हिल्स, यूपी में कोई 150 साल पहले। भीमबेटका के गुफाओं में भी, खारवड़ा जाड़ों में भी और कोथुर्टा मध्य प्रदेश में भी ये सारे हमारे को पेंटिंग्स मिली हैं। और ये जो है प्लेसेस जो है मेसोलिथिक ईरा के प्लेसेस हैं। ठीक है, ये तो मेसोलिथिक ईरा के कुछ प्लेसेस हैं। बाकी अगर हम प्लेसेस की बात करें तो कौन से हैं, आता है ना कि कौन से प्लेसेस जो है मेसोलिथिक ईरा में आते हैं, तो हम बात करेंगे बागौर राजस्थान में। कोठारी रिवर के किनारे पे जो है सबसे बड़ी और बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट है इंडिया में। कहाँ पर? बागौर राजस्थान। सेकेंड आता है छोटा नागपुर रीजन जो है सेंट्रल इंडिया का पार्ट, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश एंड बागौर ये सबसे पहले के एविडेंस देते हैं हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन के। मेसोलिथिक एरा में ही एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई थी और इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? छोटा नागपुर रीजन, आदमगढ़ और बागौर से। कृष्णा नदी जो साउथ में है और तमिलनाडु के भी जो टिनी वैली एरिया है वहां से भी मेसोलिथिक एज के एविडेंस स्टोन टूल्स मिले हैं। और बीरभानपुर वेस्ट बंगाल का पार्ट भी इसमें कवर होता है मेसोलिथिक ईरा में। और नेक्स्ट है हमें सराय नहार राय इलाहाबाद में और प्रतापगढ़ एरिया में भी। महादा जो है वो यूपी में, वहां पर क्या मिला था हमें? बोन आर्टिफैक्ट्स मिले थे, इस टाइप के बोन्स की ज्वेलरी मिली थी और बोन्स के टूल्स भी मिले थे। ये आ गया आपका मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज कब से कब तक है? 10,000 से लेकर 6,000 तक। और यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है छोटे स्मॉल टूल्स। और यहाँ पर जो हड्डियों के बोन आर्टिफैक्ट फाउंड हुए थे वो हुए थे महादा यूपी में। एक हड्डियों के एविडेंस जो है वो लेट या अपर पैलेयोलिथिक ईरा में भी हुए थे फाउंड हमें। वो कहाँ से हुए थे? आंध्र प्रदेश से हुए थे, कुरनूल से और मुचता चिंता मनी गवी से।
ये आंध्र प्रदेश से हुए थे और ये हुए थे मेसोलिथिक एज में महाडा में बॉर्न जो है हमें टूल्स मिले थे। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूलिथिक एज मतलब फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। न्यूलिथिक मतलब नवपाषाण काल, और अब जो है इंसान ने अपना खाना जो है खुद उगाना स्टार्ट कर दिया था और पकाना भी। 8000 से लेकर 6000 का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा न्यूलिथिक एज का। बट कुछ प्लेसेस ये टाइम पीरियड, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, उस टाइम इंडिया के अंदर और ज़्यादा एरिया आता था, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि जिस साइड में अभी आपको पता चल गया खेती बाड़ी कैसे होती है, सपोज आपको ईस्ट में पता है एग्रीकल्चर कैसे होती है बट वेस्ट में वो चीज़ नहीं पता होगी, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड ड्यू टू प्रोग्रेसिव माइंड्स। अगर एक प्लेस के लोग क्या आज सोच रहे हैं, दूसरे प्लेस के लोगों को वो पता चल जाती है बात कैसे, कम्युनिकेशन की वजह से। बट उस टाइम ज़ीरो कम्युनिकेशन था, तो कई पार्ट्स में जो है कुछ चीज़ें पहले डेवलप हुई हैं और कई पार्ट्स में बाद में डेवलप हुई है। वही नियोलिथिक की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ पार्ट ऑफ कंट्री जो है हमारा, वहाँ पर 8000 से लेकर 6000 के बीच में नियोलिथिक ईरा की जो डेवलपमेंट है वो दिखनी शुरू हो गई थी। बट साउथ और ईस्ट पार्ट में नियोलिथिक एज जो थी कि नवपाषाण काल की लोगों ने फूड प्रोड्यूसिंग सीख ली थी, वो हुआ था 1000 BCE। ठीक है, तो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग टाइम पीरियड जो है हम कंसीडर करेंगे। और न्यूलिथिक इरा के भी कुछ प्लेसेस हैं, कौन से प्लेस से क्या मिला है और कहाँ कहाँ पर ये प्लेसेस हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूलिथिक इरा में हुआ क्या था। एडवांस ऑफ फूड प्रोडक्शन की अब जो है फूड प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो गई थी, फ्रूट्स उगाना, ठीक है, और जानवरों को पालना, कैटल, शिप, गोट। और टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आया था, टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा चेंज ये है कि जो अब उनके स्टोन टूल थे उनके ऊपर वो पॉलिश करते थे, पॉलिश्ड स्टोन टूल यूज होने लगे थे अभी। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट शेप भी दी जाने लगी थी अभी स्टोन टूल्स को, कि जो ये एक्सिस हैं ये ही अब डिफरेंट शेप की आने लगी थी। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अलग, कैसे रेक्टेंगल एक्सिस, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में स्टोन पॉलिश्ड एक्सिस मिली हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी तक पोट्री जो है इन्वेंट नहीं हुई थी। जनरल नॉर्मल पर्सिस के लिए जो लगता था किसी चीज़ को कि ये हाँ कोई पत्थरी शेप का है, वो प्लेट की शेप का है या किसी भी है, वो यूज़ कर लेते थे। बट पोट्री का जो है अब इन्वेंशन हो गया था। सबसे पहले पोट्री जो है हाथ से बनाना शुरू किया था, बट लेटर स्टेजेस में जो है पॉटर व्हील की सहायता से भी अब पोट्री बर्तन बनाने जो हैं वो स्टार्ट कर दिए गए थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको बताना होता है कि कौन किस टाइप की पोट्री जो है कौन से इरा में यूज होती थी। तो ब्लैक बर्निश्ड वेयर या ग्रे वेयर, PGW कल्चर जिसे हम कहते हैं, पोट्री कल्चर, वो था आपका न्यूलिथिक स्टोन इरा में। एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर भी ये आता था आपका न्यूलिथिक। देखो हाउस होल्ड की पोट्री बनना स्टार्ट हो गई थी अब, और PGW जो थी वो फर्स्ट पोट्री थी न्यूलिथिक इरा की, और पोट्री जो बनती थी वो काफ़ी लार्ज स्केल में बनती थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो इंसान ने एक जगह पर रहना भी शुरू किया होगा, तो विलेज कम्युनिटीज़ भी बनी होंगी कि जहाँ पर लोग जो है एक साथ साथ थोड़े नज़दीक घर बना के जानवरों से बचने के लिए या मौसम से बचने के लिए या किसी भी चीज़ में वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें, उन्होंने आपस में नज़दीक नज़दीक घर बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। और घरों की शेप क्या थी, घरों की शेप थी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, और जो कि मिट्टी से और पत्थर से घर बनते थे। कॉटन के एविडेंस जो मिले हैं और वूल के, उनसे पता चलता है कि उन्हें क्लॉथ्स भी बनाना आता था। और काम का डिवीजन जो होता था वो सेक्स और एज के अकॉर्डिंग होता था। ठीक है, अब न्यूलिथिक साइट्स हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स की हम बात करते हैं। ये देखो ये न्यूलिथिक स्टोन टूल्स हैं, ये देखते हैं हम, ये है न्यूलिथिक स्टोन टूल्स, ये वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सकेवेटेड न्यूलिथिक साइट्स। तो सबसे पहले आता है हमारा, हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज़होम और गुफ्र कराल। ये दोनों जो हैं ये अभी प्रेजेंटली कश्मीर में है। ठीक है, तो बुर्ज़होम आया और आया गुफ्र कराल जम्मू और कश्मीर में। ठीक,
नेक्स्ट आता है कर्नाटका में हमारा मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकली हिल। और पिकली हिल से हमें प्रूफ ऑफ कैटल हर्टिंग भी मिले हैं। ठीक, थर्ड है हमारा, अगर हम थर्ड की बात करें, तमिलनाडु वाला एरिया, वहाँ पर पय्यमपल्ली और उतनूर इन आंध्र प्रदेश। उतनूर और पय्यमपल्ली नियोलिथिक साइट है तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में है पय्यमपल्ली और आंध्र प्रदेश में है उतनूर। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट के पेपर में कि उतनूर जो है वो नियोलिथिक साइट है या मेसोलिथिक साइट है। ठीक है, गारो हिल्स जो आई हैं वो आती है मेघालय में, चिरांद बिहार में। ठीक, नेक्स्ट है सरायखोला, ये है आपका पाकिस्तान में। आमरी, कोटदीजी, मेहरगढ़, ये सब एरिया जो है आपके पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का कुछ पार्ट भी जो है वो न्यूलिथिक एरिया का है। कोल्डी हवा बेलन वैली में। ठीक है, कोल्डी हवा में जो है उसमें तीनों एजेस के कौन से हैं, न्यूलिथिक, चालकोलिथिक एंड आयरन एज। नेक्स्ट जो हम अपने लेक्चर देंगे वहां पर आपको चालकोलिथिक एंड आयरन एज के बारे में भी मैं बताऊंगी। तो न्यूलिथिक, चालकोलिथिक एंड आयरन एज के एविडेंस हमें मिले हैं कोल्डी हवा, यूपी, बेलन वैली से। ठीक है, और यहाँ पर हैंडमेड पोट्री के भी एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं छुपानी मैंडो और बेलन वैली। यहाँ से हमें मिले हैं अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पोट्री और ये भी न्यूलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपनी थ्री फेस ऑफ पैलियोलिथिक स्टेट्स भी जो है वो हमें कहाँ से मिली हैं, नर्मदा और विंध्या के एरिया से, बेलन वैली के पास से। थ्री स्टेज ऑफ पैलियोलिथिक सेटलमेंट, ओल्ड, मिडल एंड न्यू पैलियोलिथिक सेटलमेंट के जो एविडेंस है, ठीक है, और मेसोलिथिक और न्यूलिथिक सेटलमेंट जो है वो भी हमें बेलन वैली से मिली हैं। तो ये हमारी तीन मेन स्टेजेस थी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये हमारे तीन पाषाण काल थे। और पाषाण काल के बाद जो है हमारा कौन सा स्टार्ट होता है, कॉपर स्टोन एज, जिसको हम चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। ये भी हम आज ही पढ़ेंगे। कॉपर स्टोन एज का जो टाइम पीरियड था वो 3000 से लेकर 500 बीसी तक था। और इसे कॉपर स्टोन एज क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक नई मेटल जो है अब इंसान को पता चल गई थी, वो थी कॉपर। बट साथ साथ मेटल का यूज करते करते स्टोन टूल को नहीं छोड़ा था, तो साइमल्टेनियसली स्टोन टूल भी यूज हो रहे थे और मेटल को भी यूज किया जाना था। तो इसे कहते हैं कॉपर स्टोन एज। और जो कॉपर स्टोन एज है ये आपकी प्री हड़प्पन, ठीक है, प्री हड़प्पन एज है। ठीक है, कौन सी है ये, प्री हड़प्पन। और ये अपीयर होती थी एंड ऑफ ब्रॉन्ज हड़प्पन कल्चर। जब ब्रॉन्ज हड़प्पन कल्चर खत्म हुआ उसके बाद कॉपर स्टोन एज जो है वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, प्री प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर जो थे वो था ज्ञानेश्वर, कहाँ पर, खितारी माइंस राजस्थान के नजदीक, कालीबंगा इन राजस्थान, बनावली इन हरियाणा एंड कोटदीजे इन सिंध पाकिस्तान। ठीक है, चालकोलिथिक एज के फीचर्स के कुछ जो और अलग फीचर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, चालकोलिथिक ईरा में बर्न ब्रिक्स के बारे में लोग फैमिलियर नहीं थे, उन्हें बर्न ब्रिक्स के बारे में अभी पता नहीं था, वो मड ब्रिक्स ही यूज करते थे और उन्हें राइटिंग का भी पता नहीं था, नॉट नोन द यूज ऑफ राइटिंग। ठीक है, और उनके जो विलेज थे वो स्मॉल थे और बट वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते थे और शेल एंड बोन्स के वो ऑर्नामेंट यूज करते थे। ठीक है, तो ये आगे आपके थोड़ी सी चालकोलिथिक ईरा के बारे में कुछ पॉइंट्स। और चालकोलिथिक ईरा के जो पीपल थे उन्हें कॉपर स्मेल्टिंग का पता था कि कॉपर की स्मेल्टिंग करते हैं, और गुड स्टोन वर्कर भी थे, कॉपर को स्मेल्ट करके डिफरेंट डिफरेंट शेप के जो है कॉपर के टूल बनाए जाते हैं। तो ये हमारा अभी चालकोलिथिक ईरा एंड स्टोन ईरा जो है वो आज कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैंने अपनी अदर वीडियोस में ईयर वाइज वहां पर डाले हुए हैं विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यूजीसी नेट के क्वेश्चन चाहिए तो आप उन वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो। होप कि आपको ये आज का लेक्चर पसंद आए। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर।
हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर कि कौन सी जगह पे कौन सा प्लेस था और उस प्लेस में हमारे को कौन कौन से अभी तक एविडेंस मिले हैं, ताकि आपके कुछ एमसीक्यूज भी इससे क्लियर हो जाए और आपको टॉपिक का भी आइडिया हो जाए। इस टाइप से मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर तैयार करूंगी। होप कि आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। थैंक यू।